व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के इंतहाई वाजिबुल एहतराम सब्सक्राइबर और व्यूवर्स की खिदमत में फैसल मोहम्मद का सलाम अर्ज़ है। आज यौम तकबीर है। आज पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पर और जो दूसरी मुस्लिम दुनिया है उसके लिए एक मैं समझता हूँ कि बड़ा इत्मीनान का और फ़ख्र का दिन भी है, क्योंकि एक वाहिद न्यूक्लियर मुस्लिम रियासत जो है वो उसने अपना एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी और सातवीं बड़ी एक न्यूक्लियर पावर के अंदर उसने अपना कदम रखा, जाए कि दुनिया के बहुत सारे गैर मुस्लिम क़ुव्वतें जो हैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ थीं। बिलाशुबा उस वक्त जो लोग थे मैं समझता हूँ कि उनको उनका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस हवाले से अपनी बड़ी रुकावटों और बड़े दबाव के बावजूद उन्होंने अपना किरदार अदा किया। और ख़ास तौर पे हमारे पाक अफवाज और हमारे ख़ास तौर पर जो साइंटिस्ट और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, उनकी जो खिदमात हैं उनको हम कभी भी नहीं भुला सकते। यही वजह है कि आज हमारे न्यूक्लियर आर्सनल्स होने की वजह से भारत जो है वो हमसे आँखें मिलाता भी और फिर आँखें चुराता भी है, वरना अगर ये ना होता तो शायद हो सकता है कि वो हमारी आंखें निकालने की भी कोशिश करता। अच्छा, अब दूसरी तरफ मामलात पे हम आते हैं। मसाइल बढ़ रहे हैं और हुकूमत के लिए भी बढ़ रहे हैं और इमरान खान के लिए भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान जो मामलात हैं वो ये हैं असल कि मुल्क के लिए भी मसाइल जो है बढ़ रहे हैं। माशी हालत हमारी ख़राब हो रही है और ख़राब से ख़राबतर होती जा रही है। कहीं से भी मतलब हमारी मईशत के सुधरने की मुझे तो कम से कम भी कोई इत्तला या कोई उम्मीद या कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही। IMF से भी बात हमारी रुकी हुई है। अभी गुज़िश्ता कल मैं देख रहा था किसी पाकिस्तान के मिनिस्टर्स का, और एक पता नहीं क्या वो था कि हम आ गए हैं और ये हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। और वो मामला जो है वो कोई बात नहीं बनी अभी तक। मसला ये है कि हमारी नज़र तो IMF के ख़जाने पर है, लेकिन IMF की नज़र जो है वो हमारे न्यूक्लियर ठिकाने पर है। ये मजाक नहीं कर रहा मैं, हकीकत की बात है। वो ऐसे ही आप क्या है ना, वो वज़ीर माल छुपाना, वो सॉरी वज़ीर ख़जाना, वो माल छुपाना बात एक ही हो गई। तो उन्होंने जो कही थी ना ये बात कि हमारे न्यूक्लियर आर्सनल्स के हवाले से, तो वो कोई बात वैसे नहीं कही थी फिलबदी, उन्होंने वो बात हकीकत थी। तो ये सूरत हाल है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारी कौम, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान की बहादुर अफवाज वो कभी भी, कोई भी हुकूमत आ जाए, मैं समझता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये तो खैर एक हो गई ना हमारी ये सूरत हाल, यौम तकबीर और ये सारा IMF। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि तलखियाँ मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और इस वक्त ये है कि मामला मुझे सुधरते नज़र नहीं आ रहे। इमरान खान ने कल, कुछ लोग गए थे मुज़ाकरात के लिए, उन्होंने रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है और उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है और कमेटी का जो ऐलान किया है मेरी समझ से बाहर है कि पता नहीं वो जिस कमेटी में जो लोग हैं उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी पहले ही मतलब इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे और वो ज़मान पास से ख़बरें लीक करके पहले ही पहुँचाते रहे। तो मुझे समझ में नहीं आता कि खान साहब ने अब इतनी देर की है, मैं क्या कहूँ उसके ऊपर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई वो क्या हुआ, कैसे हुआ, वो पुरानी बातें हैं, कहना भी बेकार है, कुछ नहीं फ़ायदा होगा। और असल जो है उसका नुक्ता नज़र ये है कि खान साहब ने वक्त ज़ाया कर दिया और खान साहब ने वक्त निकाल दिया है। ये मैं खुलकर आपसे बात कर रहा हूँ। और कल जो सहाफ़ियों की जो मुलाकात हुई उसके बाद फिर जो खान साहब के एक स्टेटमेंट वगैरह आए, फिर उसके बाद फिर जो सोशल मीडिया पे चल सो चल, और ये जो आपके मैंने कहा ना कि ये जो मैं हमेशा कहता हूँ लोग को खैर बुरा भी लगता होगा लेकिन मजबूरी हक़ाइक़ बताना पड़ते हैं। ये जो लोग जो बैठ के तज्ज़िया निगार जो यूट्यूब के ऊपर बैठ के करते रहते हैं रोज़ाना, फिर वो जनाब जैसे ही कल वो गए खान साहब ने पहाड़ गिरा दिया, खान साहब के रास्ते बन गए, वो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये इस किस्म की बातें करके ये खान साहब को और मज़ीद जो है न सिर्फ परेशानियों का मौका, उनके लिए परेशानियां पैदा कर रहे हैं। क्योंकि एक कोई भी तज्ज़िया निगार जिसके 1 मिलियन 2 मिलियन है, वो जब डालता है कि जनाब वो राब्ता हो गया, कल मैं देख रहा था, मुझे बहुत सारे लोगों पढ़े कि वो आर्मी चीफ का राब्ता हो गया, फलाने का राब्ता हो गया, बड़ी ताकत आ गई, खान साहब ने चित कर दिया, वो गिर पड़ा, वो उल्टा होकर बैठ गया। अजीब अजीब किस्म की बातें जब करते हैं वो खान साहब तक, ज़ाहिर है ऑब्वियसली खान साहब भी देखते हैं,
और जब वो देखते हैं उसके बाद फिर जो सोशल मीडिया टीम है खान साहब की, वो भी फिर जनाब चल सो चल ले तेरी की और देख तेरी की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। और मैं शुरू से आपसे कहता रहा हूँ कि खान साहब ने अपनी सोशल मीडिया टीम को कभी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। ये जो मैं बार बार कहता रहा हूँ आपको मेजर आदिल की, वो मेजर आदिल का तो सुना वो यूट्यूब ही बंद हो गया, अच्छा वो अल्लाह का शुक्र है। और सुना उसकी वो पता नहीं और क्या क्या उसका था, फेसबुक था कि पता नहीं कौन सा और कौन कौन सी ब्लैक बुक थी, सारी की सारी वो सुना उड़ा दी उन्होंने, अच्छा किया वो। तो ये इस किस्म के जो लोग थे, इन्होंने जिस तरीके से एक पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ और जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, ठीक है उनकी कोई जो भी थी गलतियां थी जो थी मसले वो मामला थे, वो इमरान खान के ऊपर छोड़ने चाहिए थे ना। अब इमरान खान का काम है कि आप इमरान खान बात करें, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बात करें, जिससे भी बात करें, मतलब एक आम आदमी जो है, यूट्यूबर्स जो हैं बैठ के वो जनाब उसके ऊपर दबादब तबसरे कर रहे हैं और दबादब जनाब उल्टी सीधी खबरें लगा रहे हैं। खान साहब तो खबरें पहुँच रही हैं, खान साहब खुश हो रहे हैं। और फिर सोशल मीडिया खान साहब देखते थे तो खान साहब कहते थे भाई वाह, ये तो मैं तो पता नहीं आज जो मैंने बात की है मेरे ख्याल से शायद वो आज तो कोई टीम, मेरे एक बयान दिया मेरे 6 जनरल गिर पड़े, मैंने 2 बयान दिया तो तू पूरी बटालियन गिर पड़ी। इस किस्म की जो चीज़ें इन्होंने पेश की हैं ना, ये तबाही थी। और ये शुरू से मैं कहता रहा था, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं। जब हम कहते थे तो ट्विटर के ऊपर लोग हमें भी मुग़लज़ात लगी शुरू हो जाते थे। तो ये जो है ना मामला, ये लोगों ने बड़ी ज़्यादती की है खान साहब के साथ। आप लोग जो है खान साहब की बात करें, खान साहब की तारीफ़ करें, खान साहब को मशवरे दें कि मुल्क के अंदर मामलात क्या हैं, किस तरह कर चलना चाहिए, लेकिन वो एक झूठी सच्ची खबरें कि इधर से आ गया उधर से आ गया और ये अजीब बातें करके उन्होंने खान साहब के लिए बड़ी मुश्किलात जो है ना पैदा की और इससे अभी भी हो रही हैं। और जितने बाहर से लोग बैठे हैं, कुछ बाहर से चंद मैं देखा यूट्यूबर, वो पाकिस्तान में तो उन्होंने जाना नहीं है, कुछ ने ड्यूल नेशनलिटी ले रखी है, कुछ का तो कुछ लेना देना नहीं है। वो जनाब जो धड़ल्ले के साथ उठा के उन्होंने जो बातें की हैं उसकी वजह से तमाम जो दूसरे पाकिस्तानी हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो गई है। वो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी हैं बेचारे, वो 3-4 दिन से मेरे मुसलसल जब से खान साहब का मसला हुआ मेरे पास बेइंतहा शिकायतें आ रही हैं कि जनाब वो वहाँ जब तो उतरते हैं एयरपोर्ट के ऊपर तो वो जनाब वो पकड़ लेते हैं उनको, वो कहते हैं तुम पीटीआई के बंदे, वो पैसा खाने का और नया चक्कर शुरू हो गया। वो कहते हैं तुम पीटीआई के आदमी हो, वो कहते नहीं जी हमारा कोई पीटीआई से ताल्लुक ही नहीं है। वो कहते नहीं अपना मोबाइल दिखाओ। आपको पता है वो मोबाइल तक देख रहे, लोगों के मोबाइल ले रहे हैं, मोबाइल लेके कहते हैं अपना फेसबुक खोलो, अपना ट्विटर खोलो, अपना व्हाट्सअप खोलो, हम तुम्हारे पैगाम देखेंगे। और अगर कोई नहीं होता किसी के पास तो कहते हैं अच्छा तुमने तो काट दिया छुपा दिया, हमारे पास जो लिस्ट आई हो तो, क्योंकि इमिग्रेशन के ऊपर लोग होते हैं वो नाम देख लेते, अच्छा जी समद खान हमारे पास जो खुफिया लिस्ट आई इसमें तुम्हारा नाम है, अब ऐसा करें जी, अब ऐसा बचना है तो ठीक है, वरना अभी कहते हैं पुलिस आपको लेके जाएगी, आप जाएंगे इन्वेस्टिगेशन के, सीधे सीधे $500 दे दो या 500 यूरो दे दो। तो ये तमाशा जो करवाया ना, ये सारे के सारे इन बेहूदी हरकतों की वजह से जो सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने चलाया। मैं आपको याद है आज से 6 महीने पहले कहता रहा था कि ये जो सोशल मीडिया है ना, ये 2 धारी तलवार है, अगर सेब इसके ऊपर गिरता है तो भी कटता है और ये सेब के ऊपर तो भी कटता है। इसका बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन लोग ये समझ रहे थे कि हम बस जो सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं और जो यूट्यूबर हैं जो सुबह शाम खान साहब की तारीफें करके झूठी सच्ची जो थंबनेल बनाकर जो करते रहे, उन्होंने अपने लीडर के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी। और आइंदा आपको पता लगेगा जाके, आपको मैं पहले भी कहता रहा हूँ आज फिर कह रहा हूँ आपको, लेकिन वो लोग को मानने के लिए तैयार। आज भी मैं सुबह देख रहा था किसी ने वो मुझे भेजा, पता नहीं बहुत बड़े एंकर पर्सन रहे, उन्होंने कहा बस जो हो गया काम, सब कुछ काम नहीं हुआ। खान साहब के लिए बड़ी मुश्किलात हैं, कोई भी बात नहीं करेगा खान साहब से, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। और खान साहब ने जो मुज़ाकरात की कमेटी बनाई है, उस मुज़ाकरात की कमेटी से 3 लोग 4 लोग तो ऐसे 4 बल्कि ऐसे हैं जो खुद ऑलरेडी पहले से मतलब उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे। तो ये सब जो है ना, ये सब बेकार बातें हैं। कोशिश करें कोई तामीरी बात करें, कोई एक होता है तरीक़ेकार कि अगर लोगों ने करना है सोशल मीडिया पे जो उनके फेवर के अंदर लोग हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इस्टेब्लिशमेंट पे कोई कहते हैं ना कि एक तामीराती एक वो दें, वो बताएं कि भाई हमारा आवाम का हमारा लीडर है, हमारी पसंद है, अगर इनके साथ कोई बात हुई है तो इनके साथ आप बातचीत करें, हमारी बात सुने, आप हमारी भी इस्टेब्लिशमेंट है, आप हमारी भी फौज हैं, हम आपके अवाम हैं, हम आपसे कह रहे हैं कि भाई जो होना था हुआ, गलत हुआ, जिसने भी किया जैसे भी आप आएँ, हमारी है मुतालबा कि आप बातचीत शुरू करें। मतलब वो उनकी तरफ तो कोई, उनको तो देर सुबह शाम दबा के मतलब मन भर की गालियां दी जा रही हैं और फिर तवक्को आप कर रहे हैं कि जनाब वो इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के लिए आसानियां पैदा करे। ऐसा कभी कुछ नहीं होता, तालियां 2 हाथों से बजती हैं। ठीक है जनाब। दूसरा एक बात ये भी कही जा रही है कि अमेरिका के हवाले से भी कहा जाए, आज मुझे कई लोग कह रहे थे, कुछ लोगों का खबरें भी आई, कुछ 1-2 बल्कि मैं मीडिया पे भी देख रहा था, सोशल मीडिया से हट के कि जनाब वो अमेरिका की तरफ से भी शायद को आ रहा है दबाव। कोई देखिए अमेरिका की तरफ से कोई दबाव नहीं है, मैंने आपको पहले कह दिया। अमेरिका में आप देखें कि अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका में आपको पता है कि ट्रंप के जो थे हामी, उन्होंने जो कुछ किया था वहाँ पर, तो वो तो उन्होंने को बकौल डॉक्टर शाहिद मसूद के जो बड़ा अच्छा लफ्ज़ है धबरदूस जो है ना, बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने डिक्शनरी के अंदर इजाफा किया, वो धबरदूस करना शुरू कर दिया वहाँ पर। तो उसकी इस्टेब्लिशमेंट ने उनको पकड़ के, वो जो ट्रंप के लोग हैं,
तो वो तो खुद कर रहे हैं, तो जब उसको देख के तो हमारे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी शुरू हुई है। उन्होंने भी यहाँ के पकड़ के जैसे गुल्लक में बंद करने शुरू कर दिए सारे जितने भी हैं शरारती लोग। तो वो ये कैसे हो सकता है कि वो उधर मतलब खुद काम करें और आपको मना करें? वो जब, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सब आप इस धोखे में ना रहें। फैसल बावड़ा साहब का बयान आया है, बहुत सारे फैसल बावड़ा साहब बहुत ज़्यादा हैं, आपको पता है इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं। तो जहांगीर तरीन भी हैं, लेकिन फैसल बावड़ा ज़्यादा मुतहर्रिक हैं क्योंकि जहांगीर तरीन की बनिस्बत जो है फैसल बावड़ा ज़्यादा करीब हैं अहम अदारों के। जहांगीर तरीन की इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ अटैचमेंट है, इनकी मकामी इस्टेब्लिशमेंट के साथ अटैचमेंट है, मैं बात पहले बता चुका हूँ आपको। लेकिन फैसल बावड़ा साहब ने जो एक बात कही ना कि ये मुराद सईद को इमरान खान ने छुपाई, ये गलत बात है। मेरे पास इस किस्म के जो मेरे ज़राए हैं वो कहते हैं कि मुराद सईद के वेयर अबाउट्स के बारे में इमरान खान को बिल्कुल नहीं पता। ये खामखा कि उन्होंने बात की और फिर उसी हवाले से ये कहा जा रहा था कि शायद हो सकता है अगर उनको कोई नुकसान पहुंचा दिया। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से फैसल बावड़ा जो रंग दे रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि वो मतलब मुराद सईद और जो उनका है मामला, हमारे सहाफ़ी जो थे अरशद शरीफ, उनके साथ कुछ मिलाकर वो चाहते हैं कि किसी की बचत की जाए और ये सारा मलबा जो है ये भी डाल दिया जाए कहीं ना कहीं पीटीआई के ऊपर। आपको याद होगा कि जब अरशद शरीफ का मामला हुआ तो मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि ये एक इंजीनियर्ड एक्ट है, ये कभी भी सही सामने नहीं आएगा, बल्कि अगर ज़्यादा इसके अंदर ज़्यादा उछल कूद की गई तो किसी वक्त भी अगर जब भी खान साहब की मतलब कहीं गोट फंसी या खान साहब के ऊपर या पीटीआई पे बुरा वक्त आया तो ये खाता भी पीटीआई के जिम्मे आएगा। ये बात मैं आज से कई माह पहले कह चुका हूँ। और अब फैसल बावड़ा के बयानात देखें ना, अगर आपको यकीन हो जाएगा कि जो बात हमने कही थी वो भी यहाँ पे दुरुस्त होती नजर आ रही है। फिरदौस आशिक अवान का ये बयान कि जनाब बुशरा बेगम ने इमरान को बंद गली में पहुँचा दिया, इस पर तो जनाब मैं यही कहूँगा कि मुझे लगता है कि आपा फिरदौस ने मेरा 2019 का इंटरव्यू कहीं पढ़ लिया है मेरे ख्याल से, बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो देखें ये सूरत हाल है। और एक बात ये कही जा रही है दूसरी के इमरान खान साहब के हवाले से कि उनको कुछ मामलात हैं, उनके मामलात वाकई जो हैं गड़बड़ हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और इमरान खान साहब की कल जो प्रेस के लोगों से मिले थे और उसके बाद फिर वो जो कुछ उन्होंने बातें की, उसके बाद मैंने ट्वीट भी किया था, ये बता रहा हूँ आपको कि लंदन की तरफ से ना, लंदन में कोई साहब हैं बड़े मशहूर हैं शख्सियत हैं, वो उन्होंने फिर पीडीएम से कहा है कि जनाब आप जो ना यार इनका जो नहीं प्रेस तक की ना ये बंद करें, आप कोशिश करें कि इनको प्रेस को जो इनके खान साहब की जो अप्रोच है ना प्रेस तक की टोटल बंद कर दी जाए और इनका कोई नेट शेट काट दिया जाए। तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है खान साहब को यहाँ पे ये ज़मान पार्क में नज़रबंद वगैरह कर देंगे, जो मेरे पास इत्तलात आ रही हैं। तो लेकिन अब देखना है क्या ऐसा होता है कि नहीं होता। बहरहाल ये तजवीज़ है उनकी और मैं इसीलिए मैंने ट्वीट भी किया था। इमरान रियाज साहब के बारे में पहले बता चुका आपको कि एक हफ्ते तक मेरे पास उनकी इत्तला थी कि वो उनके ऊपर थोड़ा सा तशद्दुद हुआ था, अच्छा खासा तशद्दुद हुआ था, ना वो खड़े हो सकते थे ना वो बात कर सकते थे। लेकिन लोग कह रहे थे कि जनाब पिछला जो पीर गुजर गया वो आ रहे हैं, बिल्कुल तैयार हो गए। और जो वैसे मैंने कहा कि जिस किस्म की वो हमारे जो यूट्यूबर्स लगा रहे थे दबादब लग रहे थे तो लोग, मैंने उस दिन आपको कह दिया था कि ये नहीं आएंगे, इनकी सूरत हाल जो है ठीक नहीं है। उसके बाद से फिर पीर तक के बाद के मैंने आपको वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि उसके बाद फिर मेरे पास जो है इमरान रियाज के हवाले से आज तक के लिए कोई भी मेरे पास कोई उनके हवाले से कोई खबर नहीं है। वो उनके जो लॉयर हैं जो भी लंदन से आए हैं, शायद हो सकता है वो ज़्यादा बेहतर जानते हो, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल उनके हवाले से कोई ख़बर नहीं। लोग मुझसे काफ़ी पूछ रहे थे, तो जो चीज़ मुझे पता नहीं है फिर मैं एक्सपर्ट न्यूज़ पेज कहते हैं क्या ख्वाहिश नहीं अपनी बयान करता कि तजिया बनाकर, मेरे पास इस हवाले से कोई इत्तला नहीं। समी इब्राहिम साहब के हवाले से ये कि उनके हवाले से भी तशवीश है कि एक शरीफ आदमी है बेचारा, वो भी गायब हो गया। लेकिन हकीकत की बात है कि समी इब्राहिम के हवाले से भी मेरे पास फ़िलहाल कोई इत्तला नहीं है। मैंने कोशिश की थी जो मेरे राब्ताकार हैं, लेकिन अभी तक किसी ने मुझे हाथ नहीं पकड़ाया, साफ सीधी बात कहूँगा, जो हाथ नहीं पकड़ाया किसी ने। बाकी अगर वो स्पेकुलेशन करना चाहूँ तो फिर वो आपको पता है कुछ भी मैं कर सकता हूँ। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। और थोड़ा सा देख लेते हैं बैनुल-अक़वामी सूरत हाल है कि तैयब उर्दगान जो है ना, आज उनकी जीत जो है मुझे लग रहा है वो हो जाएगी और तैयब उर्दगान के जीतने के बाद जो मैं समझता हूँ कि आलमी सतह पर बड़ी तब्दीलियाँ हो सकती हैं। अच्छा, दूसरा ये कि अमेरिका ने नेटो का अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश की। आपको याद है मैंने एक नेटो प्लस की बात की थी, तो वो जापान ने तो खैर कर दिया मना, लेकिन अब वो मोदी साहब को लालच दी जा रही है कि आप नेटो प्लस में आ जाए। मोदी साहब सुना जाएंगे भी, पता नहीं होता है कि नहीं होता। लेकिन बहरहाल वो अमेरिका की कोशिश है कि वो नेटो का जो पंगा वो यहाँ एशिया तक लाना चाहता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जापान ने मना किया, शायद हो सकता है ऑस्ट्रेलिया भी इसकी मुखालिफत करे, लेकिन खबर नहीं, मैं आपको तजिया दे रहा हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि अफ़गान तालिबान की और ईरानियों की जो है ना उधर झड़प हुई है ईरानी फोर्सेस के साथ, और उसमें अभी तक हलाकतों की कोई खबर नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि कुछ लोग ज़ख्मी हुए हैं। और उसके ऊपर अब देखें क्या मामलात होते हैं। और ये है कि ईरान ने बहरहाल कहा है कि हम इसके हवाले से कुछ सख्त नोटिस लेंगे। अब क्या नोटिस लेते हैं ये कल तक पता लगेगा, क्योंकि आज इतवार है।
और हमारे पास इस हवाले से भी फ़िलहाल कोई ख़बर नहीं है। अच्छा, दूसरा ये जो है रूस और यूक्रेन के हवाले से ना जंग जो है ना उसमें अब मुझे लग रहा है कि न्यूक्लियर हथियारों की आमद हो ही सकती है, क्योंकि उसकी वजह ये कि यूक्रेन ने कल बेलग्राड समेत जो है रूस के तकरीबन कई इलाकों पे ना बड़े उसने हमले किए और लॉन्ग रेंज मिसाइल जो हैं उससे उसने रूसी टेरिटरी के ऊपर हमले किए जो कि बरतानिया से मिले थे। उसके बाद जो है ना फिर जवाब में रशिया ने तकरीबन कोई एक साथ 8 शहरों पर यूक्रेन के हमले किए हैं और उस पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन दोनों तरफ से जो जारहाना इस वक्त कार्रवाई चल रही है, मुझे लग रहा है ये मामला बढ़ेगा, क्योंकि कल जो है बरोज़ हफ्ता जो है प्यूटन ने एक अहम मीटिंग के अंदर ये कहा था कि अब हम सबक सिखाएंगे, और उन्होंने कहा कि इनफ इज़ इनफ, बहुत कुछ हो गया, हमारी धमकियों का कोई असर नहीं हो रहा और हमारी धमकियों का अमेरिका शायद ये समझता है कि हम सीरियस नहीं ले रहे, तो लिहाजा अब हम यूक्रेन को तबाह करके बताएंगे और यूक्रेन को हम सफ़ास्ती से मिटा देंगे। और इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हम अपना न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद मैंने आपको पहले ही बता चुका, खबरों में भी सुन चुके होंगे कि बेलारूस के अंदर जो है उसने अपने वेपन्स लगा दिए हैं, मिसाइल लगा दिए हैं, और उसकी सूरत हाल के अंदर अगर वो वहाँ से अटैक होता है तो हकीकत की बात है कि यूक्रेन जो है बिल्कुल सफ़ास्ती से मिट सकता है। अच्छा, एक चीज़ तो ये है, दूसरा ये कि अमेरिका और नेटो की तरफ से भी थोड़ी सी मामले में गड़बड़ आ रही है, क्योंकि इस धमकी के बाद नेटो के में भी तेज़ी आ गई और नेटो ने जर्मनी में एक इजलास हुआ है और उस इजलास के अंदर फैसला किया है कि अब रूस को यूक्रेन को बड़े बड़े हथियार दिए और इस जंग को अब मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। एक तरफ तो नेटो ये कह रहा है कि इस जंग को मंतकी अंजाम की तरफ पहुंचाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर जो बाइडेन इंतजामी है वो थोड़ी सी घबरा गई है, क्योंकि कल जो गुज़िश्ता 24 घंटों में जो रूस ने अपनी जो न्यूक्लियर उसकी जो हरकतें नजर आई हैं उसकी वजह से अमेरिका को घबराहट है। और अमेरिका ने कहीं अब ये कहना शुरू कर दिया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि इस जंग को इस तरह बंद करवा दें कि जो हिस्से रूस ने ले लिए हैं वो रूस के पास ही रहें, उसके यूक्रेन के जो हिस्से रशिया ने लिए वो रशिया के पास ही रहे, यानी वो जो बाखमुत वगैरह और जो सारे इलाके हैं वो रशिया के पास रहें और जंग को यहाँ बंद करा दें। तो मेरे ख्याल से पता नहीं अब इस तरह हो सकता है कि नहीं हो सकता, लेकिन या ये भी हो सकता है कि इस किस्म की कोई टेक्निक ना हो या कोई चाल ना हो, लेकिन बहरहाल के मामला जो है ना ये बड़े गड़बड़ है। और दूसरा ये कि वो जो वहाँ पे मैंने बताया था आपको ज़ेपोरिशिया जो है जहाँ पर सबसे बड़ा यूरोप का न्यूक्लियर प्लांट है, वहाँ के ऊपर अब जंग बढ़ती जा रही है और ज़ेपोरिशिया के ऊपर जो है ना रूस ने अपने जो हैं अपना एक तो वैगनर ग्रुप है और दूसरा उन्होंने अपने कादरोव की जो जमात है उसको वहाँ पर भेज दिया है और वहाँ पर ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है। और जो प्लांट है उस वक्त वो प्लांट मैंने आपको बताया था कि उसमें 6 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं और तकरीबन 6000 मेगा टन का जो है पावर प्लांट है। आप यकीन करेंगे अगर उसके करीब जो है वह जंग हो रही है और वो इस वक्त में रूस के फौजी ठिकाने भी हैं, तो अगर वहाँ पर अगर कोई अटैक हो जाता है तो और वहाँ से अगर न्यूक्लियर की अगर कोई भी रेज अगर निकली तो आप यकीन करें कि आधे यूरोप तक जो है ना तबाही फैल जाएगी। और मुझे लगता भी ऐसा है, मुझे लगता है कि रूस जो है ना बराह रास्त कोई हमला करने से पहले जो है हो सकता है कोई फॉल्स फ्लैग रूस करवा दे, क्योंकि लगता नहीं कि यूक्रेन करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर यूक्रेन करेगा तो यूक्रेन की तो पहले मुसीबत आएगी क्योंकि यूक्रेन पहले पड़ता है। लेकिन हवा का जो रुख है वो इस तरह है कि फिर आगे जाके पूरे यूरोप के ऊपर जो मामला होगा। अच्छा, दूसरा हिंदुस्तान में आपको पता है वो मोदी साहब ने एक अपने बड़ा वो बना दिया असेंबली हॉल, वो बड़े खुश घूम रहे हैं और तकरीरें कर रहे हैं हिंदुस्तान की कामयाबी। बहरहाल हिंदुस्तान ने कामयाबी की तरफ जा तो रहा है और वहाँ भी अपने मामला हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन एक बड़ी अजीब खबर है, वो ये है कि दिल्ली की जो यूनिवर्सिटी है उसने अपने निसाब से अल्लामा इकबाल के मुतल्लिक सारे बाब को निकालने का फैसला किया। ये बड़ा मैं समझता हूँ अफसोसनाक है। और वो उसमें उनके जो बाब में वो हमारे अल्लामा इकबाल साहब का एक उसमें वो भी था नज़म, आपने शायद सुने होगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो भी था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो सुनने में ये आ रहा है कि मोदी साहब के कहने के ऊपर वहाँ की जो हिंदुत्व जो है हुकूमत है उनकी तरफ से कहा गया है कि अल्लामा इकबाल के हवाले से निसाब को इसको निकाल दिया जाए। हालांकि वो हिंदुस्तान के फेवर की बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, टोटल इसको निकाल दिया जाए। और ये गालिबन 1922 में, अगर मुझे शायद गलती ना हो तो माफ़ कीजिएगा, मेरे याद पड़ता है 1922 के अंदर ये जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का क़याम वजूद में आया था। और हमारे ज़ियाउल हक़ साहब जो हैं, हमारे साबिक़ा सदर जो हैं, वो भी इत्तेफाक से दिल्ली यूनिवर्सिटी से फ़ारिग़ तहसील हैं। आज के लिए इतना ही। जो भी सूरत हाल होती है अपना तज्ज़िया लेके कर हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।